हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। देखिए, आज जो हम एक यूनिट शुरू करने वाले हैं उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है जब आप एग्रीगेट लेवल पर स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? एग्रीगेट लेवल पर इकोनॉमिक एक्टिविटी की स्टडी करते हैं। इसमें इकोनॉमी एज ए होल, यानी कि पूरी इकोनॉमी को एक ही माना जाता है, पार्ट्स में नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे डेफिनेशन दी गई है बोल्डिंग के अकॉर्डिंग। मैक्रो इकोनॉमी क्या है? इट इज ए पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। किसका पार्ट है ये? इकोनॉमिक्स का। विच स्टडी द ओवरऑल। ओवरऑल यानी कि एवरेज बोल सकते हो, एग्रीगेट बोल सकते हो, यानी कि पूरे सिस्टम को स्टडी करना क्या कहलाता है? मैक्रो इकोनॉमी। तो मैक्रो से पहले आपको माइक्रो के बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। माइक्रो के अंदर हम क्या करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम एक फर्म, एक इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं, जबकि मैक्रो के अंदर हम ऑल फर्म या ऑल इंडिविजुअल्स की स्टडी करते हैं, यानी कि एग्रीगेट लेवल पर स्टडी की जाती है। उसको हम बोलते हैं क्या? मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये ध्यान रखना। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी एज ए होल। ये याद रखना है कि मैक्रो इकोनॉमी जो डील करती है वो क्या है? इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी को एक ही मानता है, ना कि उसके इंडिविजुअल पार्ट की हम स्टडी करते हैं। ठीक है, और अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स को और डिटेल में जानना है तो मैक्रो इकोनॉमी क्या दे रखा है? इकोनॉमी एज ए होल होता है या लार्ज सेगमेंट ऑफ इट, यानी कि या पूरी इकोनॉमी मान ली, सपोज करो ये पूरी इकोनॉमी है, या तो इसका पूरा पार्ट हो जाएगा सारा का सारा, या फिर आप बोल सकते हो कि करीब करीब 90% या उससे ज़्यादा का पार्ट जो है उसकी स्टडी करना आप क्या कहलाते हो? मैक्रो इकोनॉमी कहलाते हैं। मैक्रो इकोनॉमी का जो फोकस है उसके लिए कौन कौन सी प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन मैक्रो इकोनॉमी में किया जाता है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, रेट ऑफ इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है, टोटल आउटपुट हो गया पूरी नेशन का, ना कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का आप बोल सकते हो, पूरे नेशन का आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका सारा का सारा किस में आता है? मैक्रो इकोनॉमी के अंदर आता है। मैक्रो इकोनॉमी एक होता है आपका ओपन इकोनॉमी, एक होता है क्लोज मैक्रो इकोनॉमी। ओपन या क्लोज के बारे में हम पढ़ेंगे, तो इनका डिफरेंस भी यहाँ पर करेंगे। ओपन के साथ साथ कौन सा पढ़ेंगे? क्लोज्ड इकोनॉमी। हम ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर क्या दिया गया है? ओपन इकोनॉमी का मतलब होता है कि अपने देश की इकोनॉमी को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए ओपन कर देना। जैसे इंडिया के अंदर कोई भी फॉरेनर आकर बिजनेस कर सकता है, ठीक है, उसको क्या बोलते? इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकता है, उसको तो बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। और अगर बाहर वाले व्यक्तियों को इंडिया के अंदर आकर बिजनेस करने की परमिशन ना दी जाए तो उसको हमको क्या बोलते हैं? क्लोज्ड इकोनॉमी। ठीक है, इसलिए बोला गया, देखो क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है? भी कोई भी रिलेशनशिप नहीं है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, जबकि ओपन इकोनॉमी के अंदर क्या है? रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। ठीक है, इसके अलावा क्लोज इकोनॉमी के अंदर जो प्रॉब्लम स्टडी की जाती है वो डोमेस्टिक लेवल पर की जाती है, जबकि ओपन लेवल इकोनॉमी के अंदर जो प्रॉब्लम सोल्व की जाती है वो नेशनल लेवल पर की जाती है। ठीक है, आप ये बोल सकते हो नेशनल लेवल पर, या फिर अदर कंट्रीज के साथ सोल्व की जाती है। तो जो ओपन इकोनॉमी के जो इश्यूज हैं, जैसे एक्सचेंज रेट है, जैसे डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करना, तो हो गया ना रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ रिलेशन। बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बैलेंस ऑफ ट्रेड है, या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, सारा का सारा किसके अंदर आ जाएगा? सारा का सारा आपका ओपन इकोनॉमी के अंदर आ जाएगा। फिर अगर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस वेरिएबल ऑफ मैक्रो इकोनॉमी की, मैक्रो इकोनॉमी के अंदर इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से जो फैक्टर हैं वो हम मैक्रो इकोनॉमी के अंदर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आता है एग्रीगेट कंजप्शन। यहाँ पर देखो एग्रीगेट वर्ड यूज किया गया है, ना कि इंडिविजुअल। जो माइक्रो इकोनॉमी है वहाँ पर हम इंडिविजुअल वर्ड यूज करते हैं, और यहाँ पर हम क्या करते हैं? एग्रीगेट वर्ड यूज करते हैं। तो एग्रीगेट कंजप्शन इट इज रेफर टू द कंजप्शन ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ काउंटिंग ईयर, यानी कि सभी गुड्स एंड सर्विस को इंक्लूड किया गया है। इसी तरह से अगर हम बात करें एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट की, तो जितना भी खर्चा, जितने भी प्रोड्यूसर होते हैं, यानी कि एक इकोनॉमी के अंदर जितने भी प्रोड्यूसर हैं, चाहे वो गुड्स के रिगार्डिंग हो, चाहे कैपिटल के रिगार्डिंग हो, सारा का सारा क्या कहलाएगा? आपका एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है एग्रीगेट डिमांड। इसके बारे में बात करेंगे, एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड जो होता है टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। देखो टोटल एक्सपेंडिचर अगर प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो उसको तो बोलते हैं एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, यानी प्रोड्यूसर जो खर्चा करता है वो क्या कहलाएगा? एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। और जो कंज्यूमर जो खर्चा करता है उसको क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं।
इसी तरह एग्रीगेट सप्लाई, जो प्रोडक्शन किया जाता है वो एग्रीगेट सप्लाई होता है। डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है विद इन द कंट्री या डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर जो प्रोडक्शन किया जाता है, इनकम जनरेशन किया जाता है, वो डोमेस्टिक इनकम है। और जनरल प्राइस लेवल का मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर सभी गुड्स एंड सर्विस का जो प्राइस है, प्राइस इंडेक्स है, उसको हम जनरल प्राइस लेवल बोलते हैं। नेक्स्ट वन हम पढ़ेंगे फिर स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। क्या पढ़ते हैं? स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमी, कि मैक्रो इकोनॉमी का एरिया क्या क्या है, या कौन कौन से टॉपिक हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, या कौन कौन से पॉइंट जो है वो कंसीडर किए जाते हैं, वही देखिए। नंबर 1, थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम के अंदर क्या इंक्लूड किया जाएगा? द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, इट डिफरेंट एलिमेंट्स उसके क्या क्या, इनके नेशनल इनकम का टॉपिक हम पढ़ेंगे अपने इसमें है भी मैक्रो इकोनॉमी के अंदर। उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, फिर उस कौन कौन से मेथड हैं, चाहे वो आपका एक्सपेंडिचर मेथड हो या प्रोडक्शन मेथड हो, जो भी देखे वो पढ़ेंगे। सोशल अकाउंटिंग क्या होती है, इनके नेशनल इनकम का कंसेप्ट हम माइक्रो इकोनॉमी पढ़ते हैं, ना कि माइक्रो में। एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, ये एम्प्लॉयमेंट आपका कंसेप्ट के रिगार्डिंग भी आ सकता है। अगर आपसे पूछ ले कि मैक्रो इकोनॉमी के कंसेप्ट क्या है, तो आप बोलोगे सर एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट दोनों को इंक्लूड कर लेते हैं। फिर देश के अंदर कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने को नहीं मिला, ये चेक करना, इनके लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन करना। कैसे किया जा सकता है? इफेक्टिव डिमांड से, सप्लाई से, कंजप्शन से, इन्वेस्टमेंट से, या फिर सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं। फिर आता है थ्योरी ऑफ मनी। थ्योरी ऑफ मनी के अंदर भाई जो अपनी इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर कितने बैंकिंग सिस्टम या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैसे वर्क करते हैं, अगर इनको आप सोल्व आउट करना चाहते हो तो थ्योरी ऑफ मनी में हम पढ़ते हैं। तो जो आपका मैक्रो इकोनॉमी का जो फंक्शन है वो मनी या उससे रिलेटेड थ्योरीज के ऊपर बेस होता है। फिर आता है थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस के अंदर हम इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन, महंगाई और मंदी दोनों को पढ़ते हैं कि इन्फ्लेशन है तो उसके क्या रीजन है, उसको कैसे सोल्व आउट किया जा सकता है। ठीक है, डिफ्लेशन है तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो पॉलिसीज हैं, चाहे वो उनकी आरबीआई के थ्रू है तो कैसे सोल्व किया जा सकता है, इंटरेस्ट रेट को कम ज़्यादा करके, वो सारा का सारा हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में डिटेल से पढ़ेंगे। ये जितने मैं पॉइंट करवा रहा हूँ इसके स्कोप या कंसेप्ट, ये सारे के सारे हमारे सिलेबस का पार्ट है और हम करने वाले हैं इनको। फिर आता है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है जैसे पर कैपिटा इनकम हर साल, यानी कि रियल इनकम बढ़ाना, यानी कि जिससे अंदर परचेजिंग पावर बढ़ा। ऐसा नहीं कि जैसे महंगाई ज़्यादा हो और आपने किसी की सैलरी बढ़ा दी, इसका मतलब ये नहीं कि कहने का मतलब है कि महंगाई कंट्रोल में हो, सैलरी बढ़ा दा, तो उसको बोलते हैं रियल इनकम बढ़ना, यानी कि परचेजिंग पावर रुपए की वो स्ट्रॉन्ग करना, ये इसके अंदर आता है मेन। फिर आता है बिजनेस साइकिल। इसने बोला भाई जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बिजनेस है, वो सभी टाइम एक सा नहीं रहता, कभी अप आते हैं, कभी डाउन आते हैं, कि कभी मंदी आती है, कभी तेजी आती है। उन सब को पढ़ना भी मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर आता है। और इस अप डाउन के जो साइकिल है, मूवमेंट है, इसी को हम बिजनेस साइकिल पढ़ते हैं। फिर आता है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर यह आएगा भी हम किसी देश के साथ बिजनेस करेंगे तो कौन से बेसिस पे करेंगे, कितना टैक्स टैरिफ लगता है, उस टैरिफ को कैसे हम कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, टैरिफ पैसे वाला है या फिर क्वांटिटी फॉर्म में है, वो सब कुछ हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। फिर आता है बजटरी डेफिसिट या फिस्कल डेफिसिट। भी जो गवर्नमेंट है फ्यूचर के रिगार्डिंग उन्होंने क्या बजट बना रखा है, क्या प्लान बना रखा है। ठीक है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के कारण जो बजटरी डेफिसिट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आप ये मान सकते हो कि सरकार को जो है वो ज़्यादा खर्चे करने पड़ रहे हैं। जैसे जो डेमोक्रेटिक बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो कि जो डेवलपिंग नेशन होता है उनको बजट जो उनका है वो डेफिसिट घाटे में ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो बजटरी डेफिसिट का मतलब क्या होता है, या फिस्कल पॉलिसी के रिगार्डिंग हम क्या पढ़ने वाले थे भाई, गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा इनकम कम। खर्चे ज़्यादा मतलब रोड वगैरह पे ज़्यादा लगा रहे हैं और इनकम मतलब टैक्स वगैरह कम ले रहे हैं। तो डेवलपिंग कंट्री के लिए जो डेफिसिट नेचर का ही ठीक रहता है। फिर आता है इंटरेस्ट रेट एंड मॉनिटरी पॉलिसी। इंटरेस्ट रेट एंड मॉनेटरी पॉलिसी, इसमें ये देखा जाता है गवर्नमेंट के रिगार्डिंग कि गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर इंटरेस्ट रेट क्या रखा गया है इकोनॉमिक ग्रोथ के, फिर ब्याज इतना लेना है कि आम लोगों को लोन देते टाइम कि उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इंडस्ट्री की वो हार्म ना हो, सॉरी कंट्री की वो हार्म ना हो, कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है। ठीक है, ये सारा का सारा किसके अंदर आता है आपका, इंटरेस्ट या फिर मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। नेक्स्ट फिर अपना आएगा अजम्पशन कौन कौन सी, भाई मैक्रो इकोनॉमी या माइक्रो हो दोनों की अजम्पशन हमें आपको पता होना चाहिए। फिर इनका डिफरेंस भी हम करेंगे। अजम्पशन सबसे पहले आता है शॉर्टर पीरियड। क्या आता है? शॉर्टर पीरियड, यानी कि टाइम पीरियड के बारे में बात किया गया है। ये जो अजम्पशन दी थी ये दी थी जेएम केन्स ने। किसने दी थी? जेएम केन्स ने। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा अजम्पशन किसने दी गई थी, या सॉरी लॉर्ड केन्स ने बोल सकते हैं आप, लॉर्ड केन्स ने दी थी। तो शॉर्ट पीरियड मतलब
कि मैक्रो इकोनॉमी थ्योरी जो एप्लीकेशन है शॉर्ट पीरियड के अंदर दिया गया है। द टाइम पीरियड इज टू शॉर्ट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ इंस्टॉल न्यू प्लांट एंड न्यू मशीनरी। यानी कि टाइम पीरियड जो लिया गया है वो छोटा लिया गया है, ऐसा नहीं कि लॉन्ग टर्म के 10 साल 20 साल ऐसा कुछ नहीं लिया गया। एक पर्टिकुलर गिवन टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर आपको प्रोडक्शन वगैरह करना सारा पड़ता है। ठीक है, लॉर्ड केन्स ने इसके बारे में बताया भी यहाँ आगे, क्या कुछ बताया देखो। लॉर्ड केन्स ने अजम्पशन क्या माना गया है, इसने बोला भाई एक छोटे टाइम पीरियड के अंदर जो कंज्यूमर की हैबिट है, फैशन है, टेक्नोलॉजी है प्रोडक्शन की, लेबर के नंबर है या कितनी लेबर वहाँ पर अवेलेबल है, सप्लाई लगा लो, उनका प्राइस लगा, वो कॉन्स्टेंट रहता है, तभी आपको स्टडी करनी पड़ती है। तो लॉर्ड केन्स ने क्या अज्यूम किया था कि जो प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है ना जो डेवलप्ड कंट्री के अंदर, वो शॉर्ट टर्म की प्रॉब्लम, किस टाइम की प्रॉब्लम है, शॉर्ट टर्म की, ना कि लॉन्ग टर्म की। क्यों? क्योंकि लॉर्ड केन्स मानता था कि लॉन्ग टर्म में तो सभी को एक दिन मरना ही है, लॉन्ग टर्म में तो सभी को एक दिन मरना ही, इसलिए जो प्रॉब्लम है हमारे जीवन के अंदर वो किसके लिए आती है, शॉर्ट पीरियड के लिए आती है। तो एग्रीगेट सप्लाई भी कांस्टेंट रहेगी शॉर्ट पीरियड के अंदर, और जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट है जो डेवलप्ड कंट्री के अंदर वो भी शॉर्ट टर्म की प्रॉब्लम है। इसलिए ओनली डिमांड, ये याद रखना आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ओनली डिमांड को बढ़ाकर ही आप क्या कर सकते हो, अनएम्प्लॉयमेंट को हटा सकते हो, यानी कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हो। फिर आता है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या आएगा भी, कोई भी गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, आप बोल सकते हो कि प्राइस डिसाइड करने में। जो प्राइस डिसाइड किया जाता है किसी भी गुड्स एंड सर्विस का, डिमांड एंड सप्लाई से किया जाता है। क्लोज इकोनॉमी का मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कोई लेन के, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को हम इंक्लूड नहीं करते, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को इंक्लूड नहीं करते, ये आपको याद रखना है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हमारा कोई रिलेशन नहीं रहेगा, ये इसकी अजम्पशन है। हालांकि ऐसा नहीं होता कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट ना करें, लेकिन अजम्पशन है तो आपको मान के चलना पड़ेगा। इसके बाद आता है इग्नोर द रोल ऑफ द गवर्नमेंट एज ए स्पेंडर और द टैक्सर। गवर्नमेंट के रोल को भी इग्नोर करना है। किसको रोल करना है, गवर्नमेंट के रोल को। हमें मानेंगे जो कुछ भी हो रहा है वो सारा का सारा डिमांड एंड सप्लाई से हो रहा है, यानी कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से। तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभावित होती है किससे, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट से। तो एग्रीगेट डिमांड के ऊपर किसका इफेक्ट पड़ता है, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट का पड़ता है। गवर्नमेंट फैक्टर को क्या करना है, इग्नोर करना है। डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अंदर क्या मानेंगे, जैसे वही लेबर जो है वो जितनी ज़्यादा यूनिट का प्रोडक्शन करता जाएगा उसकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, इन काम करने की क्षमता है, वो क्या होती, कम होती चली जाएगी। और इसी पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, केन्स ने साथ में क्या माना कि जो अंडर परफेक्ट कंपटीशन जो वेज ऑफ लेबर है वो हमेशा इक्वल होती है। इनके परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ऐसा बनता है डायग्राम सा, आप बोल सकते हो कि जो प्राइस या वेजेज मान लो कि हमेशा क्या होगी, इक्वल होती है, यानी कि सभी लेबर को इक्वल काम मिलता है, जितनी उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिव, जितना उसने काम किया उतना उसका प्राइस दे दिया। तो ये दिखाना वेजेज इक्वल टू MRP, मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी हम बोल सकते हो। फिर बात करते हैं लेबर इज ओनली वन वेरिएबल। इसने बोला भी जैसे आपके पास 4 फैक्टर होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, तो सिर्फ लेबर को ही वेरिएबल मानना है, ये इसकी अजम्पशन है। किसकी, मैक्रो इकोनॉमी की। इसके बाद है लेबर हैज मनी इल्यूजन। लेबर हैज मनी इल्यूजन का मतलब क्या होता है भाई, लेबर को जो वेजेज है ना वो आज भी उतनी दी जाती है, जबकि महंगाई कितनी बढ़ गई है। कहने का मतलब मान लिया कि पहले 300 रुपये दिहाड़ी थी और आज भी अगर आप उसको 300 रुपये दिहाड़ी दे रहे हो, इसका मतलब इन्फ्लेशन को जोड़ नहीं रहे आप। ठीक है, या फिर इन्फ्लेशन तो बढ़ी है मान लिया कि ज़्यादा और आप उसको वेजेज बढ़ा के दे रहे हो कम, तो इसका इल्यूजन का मतलब भरी, यानी कि लेबर को ये लगता है भाई जो 300 रुपये में पहले सामान आता था ना वो आज भी आ जाएगा। कहने का मतलब उनको भ्रम होता है कि पैसे की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ, जबकि सच्चाई क्या है कि पहले जो चीज़ 100 रुपये की आती थी अब वो 100 रुपये की नहीं आएगी, उससे ज़्यादा की आएगी। लेबर ये नहीं मानता, ये अजम्पशन माननी इसको। ठीक है, इनके लेबर को ऐसा दिखाया गया है कि वो पैसे को क्या मानता है, इल्यूजन, भ्रम रहता है कि पैसे की वैल्यू कभी घटती नहीं है। मनी आल्सो एक्ट एज द स्टोर वैल्यू, कि मनी को स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि मनी को क्या किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। ये बात ध्यान रखनी है कि ना सिर्फ मीडियम नहीं, उसकी स्टोर की भी वैल्यू होती है। ठीक है, पीपल स्पेंड ऑल देयर मनी इनकम एज सुन एज देगा, ये गेट है। और ये क्या माना दूसरा, और कि पीपल जैसे ही सारा का सारा पैसा खर्च कर देते हैं, जैसे उनके पास आता है पैसे मान सकते हो। इसके बाद आता है नो टाइम लैग। नो टाइम लैग का मतलब आज कमाया, मंडे को कमाया, मंडे को ही खर्च करना है। फिर इसके बाद क्या होगा, ट्यूसडे को कमाया तो ट्यूसडे को ही खर्च करना है। नो टाइम लैग बिटवीन अर्निंग एंड एक्सपेंडिचर, यानी कि जो आप कमाओगे तब और जो आप खर्चा करोगे उसके बीच में कोई टाइम गैप नहीं है। फिर आ गया अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम
कहने का मतलब ये है कि भाई फुल एम्प्लॉयमेंट के अंदर जरूरी नहीं कि डिमांड एंड सप्लाई से फुल एम्प्लॉयमेंट के अंदर बराबर होगी, बल्कि अगर एम्प्लॉयमेंट कम हो यानी कि अंडर एम्प्लॉयमेंट यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट हो तब भी डिमांड एंड सप्लाई को इक्वल माना जा सकता है। ये इसकी क्या है, अजम्पशंस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अजम्पशन है, ये चीज़ें याद रखनी है आपको। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन कि मैक्रो इकोनॉमी जो अजम्पशन बेस है वो किस पे, सेविंग, और सेविंग डिपेंड किस पे करती हैं, इनकम पे। यानी कि इनकम ज़्यादा या कम उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, देखो इनकम है या तो आप सेविंग करोगे या फिर आप क्या करोगे, कंजप्शन कर सकते हो, एक्सपेंडिचर कर सकते हो, मतलब इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप ऐसा बोल सकते हो। फिर आता है इंटरेस्ट इन दी मॉनेटरी फिनोमिना कि जो ब्याज है वो पैसे से रिलेटेड है, कोई आप बोल सकते हो कि गुड्स से रिलेटेड नहीं है, ये क्या है कि मॉनेटरी फैक्टर है। किस सब कैसा है, मॉनेटरी फैक्टर है, यानी कि मनी की डिमांड एंड सप्लाई होती है और ये उसी के ऊपर डिपेंड करता है, और लिक्विडिटी प्रेफरेंस भी उसी में मैटर करता है। फिर आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स कि मैक्रो इकोनॉमी का क्या है, जो रिसोर्स दे रखे हैं उनका कैसा यूज़ करना है, ऑप्टिमम। फुल यूटिलाइजेशन के ऊपर बात नहीं की गई है, बल्कि किसके ऊपर बात की गई है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स की। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी। फिर नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी के बीच में क्या कुछ डिफरेंस हैं, आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले डिग्री ऑफ एग्रीगेशन कि जो माइक्रो इकोनॉमी है, माइक्रो वो जो है वो इंडिविजुअल पर बेस है। किसके ऊपर बेस है, इंडिविजुअल पर, यानी कि इंडिविजुअल प्रॉब्लम, सिंगल इकोनॉमिक यूनिट, उसके ऊपर बेस है, छोटा ग्रुप बोल सकते हैं, यानी कि लाइक एक इंडस्ट्री, एक फर्म पे के ऊपर बेस है, एक इंडस्ट्री के ऊपर बेस हो सकती है। कौन, आपकी माइक्रो। मैक्रो क्या है कि ऑल फर्म हो सकता है, ऑल इंडस्ट्री होती है, उनके ऊपर यानी कि एग्रीगेशन पे बेस कौन सा है, मैक्रो इकोनॉमी बेस। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव। भाई हर किसी के ऑब्जेक्टिव अलग अलग होते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं स्टडी करने के, उसके अलग अलग ऑब्जेक्टिव दे रखे। क्या कि जो माइक्रो इकोनॉमी है, क्या है, जो माइक्रो इकोनॉमी है उसका जो ऑब्जेक्टिव है वह है ऑप्टिमम एलोकेशन, एलोकेशन बंटवारा कि रिसोर्स को कैसे बांटा जा सकता है। ठीक है, ये किसके अंदर आ जाएगा, आपका माइक्रो इकोनॉमी के अंदर। इसके अगर बात करता हूँ मैक्रो के बारे में बात करता हूँ, तो मैक्रो के अंदर आता है एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ ऑफ रिसोर्स। एलोकेशन ऑफ रिसोर्स माइक्रो इकोनॉमी की प्रॉब्लम है, एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट या ग्रोथ ऑफ रिसोर्स ये आपको मैक्रो इकोनॉमी की प्रॉब्लम है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, किसकी क्या है, तो डिफरेंस तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर आता है प्राइस एंड इनकम, इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, सर माइक्रो के लिए प्राइस इंपॉर्टेंट फैक्टर है और मैक्रो के लिए इनकम इंपॉर्टेंट फैक्टर दे रखे हैं। ठीक है, जैसे माइक्रो के लिए प्राइस और मैक्रो के लिए इनकम मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और स्टडी आप पढ़ लेना, इसमें ज़्यादा इतना कुछ है नहीं। इसके बाद आता है नेक्स्ट वन, डिफरेंस इन द मेथड ऑफ स्टडी कि मेथड ऑफ स्टडी में क्या कुछ डिफरेंस दिया गया है। तो सबसे पहले कि माइक्रो इकोनॉमी जब हम पढ़ते हैं ना माइक्रो, तो हम चीज़ें अदर चीज़ को इक्वल टू कॉन्स्टेंट, हम बोल सकते हैं अदर थिंग बीइंग इक्वल। क्या बोलते हैं, अदर थिंग बीइंग इक्वल, इसको बोल दिया जाता है सेट्रिस पेरिबस। ये लैटिन वर्ड है, अदर थिंग बीइंग इक्वल को लैटिन वर्ड में सेट्रिस पेरिबस बोला जाता है, और पेपर में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो आपको ये पढ़ना है कि जब हम माइक्रो इकोनॉमी पढ़ेंगे तो मैक्रो के जो स्कोप है उसको कांस्टेंट मान लेंगे, और जब हम मैक्रो पढ़ेंगे तो माइक्रो के जो स्कोप या एरिया है, जो क्षेत्र है, उसको क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमी की, अदर थिंग बीइंग इक्वल का मतलब क्या होता है, भाई जैसे कि कंज्यूमर का टेस्ट है, प्रेफरेंस है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, हम सिर्फ डिमांड एंड और प्राइस के बीच में रिलेशन शो करेंगे। लॉ ऑफ डिमांड का एक एग्जांपल दे सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है, अदर थिंग बीइंग इक्वल होती है, डिमांड प्राइस का और डिमांड का रिलेशन शो करते हैं, इसलिए इसको पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस बोलते हैं। जबकि अगर मैं बात करता हूँ मैक्रो लेवल पर, इसमें हम एग्रीगेट लेवल, जैसे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट कंजप्शन बोला जाता है। तो आपने बोला सर या तो एग्रीगेट कंप्लीट होगा या फिर करीब करीब आपने बोला था 90% से ज़्यादा का होगा। हाँ जी बिल्कुल भाई, सबको ही ले लेंगे मोस्टली, कुछ को छोड़कर, इसलिए इसको क्वासी जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस बोलते हैं। क्वासी का मतलब होता है प्रतीत होना, मतलब आभास होना कि भाई ये कंप्लीट ही है, 100 का 100% दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट वन दे रखा है फिर पैराडॉक्स। पैराडॉक्स के अंदर क्या आएगा भाई, कुछ बातें ऐसी है जो माइक्रो में सूट करती है, मैक्रो में नहीं करती, या मैक्रो में सूट करती है, माइक्रो में नहीं करती। जैसे एग्जांपल इसमें क्या दिया था बोल्डिंग ने, कि मान लिया कि एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल जो है वो अगर पैसे बचाता है अपनी इनकम में से, तो ये अच्छी बात है उसके लिए भी। ठीक है, और देश के लिए भी अच्छी बात है कि जब वो बैंक वगैरह में जमा करेगा तो वहाँ से
फिर आगे सर्कुलेशन में आ जाएंगे पैसे। लेकिन अगर सभी इंडिविजुअल सेविंग करने लग जाए, कोई खर्चा ही ना करे, तो सर फिर तो मार्केट बंद ही हो जाएगी, कोई मार्केट दुकानदारी पे चढ़ेगा ही नहीं, बिल्कुल बात है। तो इनकी सेविंग इंडिविजुअल का मतलब माइक्रो इकोनॉमी के लिए तो बढ़िया बात है, लेकिन सेविंग मैक्रो के लिए अच्छी बात नहीं है, मैक्रो के लिए अच्छी बात नहीं है। इसी तरह अगर मान लिया एक इंडिविजुअल बैंक से पैसे निकालता है अपने खर्चे पूरे करने के लिए, तो वो अच्छी बात है। लेकिन अगर सभी इंडिविजुअल बैंक से पैसे निकालने लग जाए तो माइक्रो लेवल पर तो क्या होगी, गड़बड़ हो जाएगी सर। इसी तरह अगर माइक्रो की बात करता हूँ, ये देखो पॉइंट दे रखे हैं, आपको पढ़ लेना है 1 2 3। अगर मैं एक लेबर की बात करता हूँ, एक लेबर अपनी वेजेज गिरा देगा तो उसको काम जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि बाकी लेबर अपनी वेजेज को कम नहीं कर रहे। लेकिन अगर सभी लेबर ने अपनी वेजेज कम कर दी तो फिर सिर्फ इनको कम करने का कोई फायदा बेनिफिट ही नहीं होगा। तो इनके कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो माइक्रो में सूट करते हैं, उनकी स्टडी माइक्रो में ही करनी चाहिए, ना कि मैक्रो लेवल पर। ये पैराडॉक्स होता है। इसके बाद डिफरेंट अजम्पशन होती हैं। क्या अजम्पशन दे रखे हैं? डिफरेंट अजम्पशन। जैसे माइक्रो इकोनॉमी की अजम्पशन क्या क्या है भाई? फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। कहने का मतलब जब हम माइक्रो को पढ़ेंगे तो ये मानेंगे कि मैक्रो वाली अजम्पशन सारी कांस्टेंट रहेगी, और जब हम मैक्रो को पढ़ेंगे तो ये मानेंगे जो माइक्रो के अंदर जो चीज़ें दे रखी है वो सारी की सारी जो स्टडी करते हैं वो सारी की सारी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो माइक्रो के अंदर जो अजम्पशन क्या होगी सर? मैक्रो वाली चीज़ें जो हम स्टडी करते हैं ना मैक्रो इकोनॉमी, वो सारी सारी कांस्टेंट माना। जैसे इंप्लॉयमेंट को स्टडी करते हैं मैक्रो में तो उसको फुल इंप्लॉयमेंट माना है कि सबको रोजगार मिला है, टोटल आउटपुट मानना है, टोटल एक्सपेंडिचर मानना है, सब कुछ फिक्स है। ये किसकी अजम्पशन है? ये माइक्रो की। जबकि मैक्रो के अंदर क्या करेंगे सर? माइक्रो की एक प्रॉब्लम थी कि ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्स किया जाता है माइक्रो के अंदर। तो जब हम मैक्रो को पढ़ेंगे ना तो इसको क्या मान लेंगे? कांस्टेंट मान लेंगे। क्या मान लेंगे? कांस्टेंट मान लेंगे। तो ये सिंपल सा था। नेक्स्ट वन दिया गया है फिर क्या? एनालिसिस, एनालिटिकल डिफरेंस। क्या दिया गया है? एनालिटिकल डिफरेंस, कि माइक्रो और मैक्रो के अंदर एनालिटिकल डिफरेंस भी है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ इक्विलिब्रियम पोजीशन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? इक्विलिब्रियम पोजीशन के बारे में बात करते हैं कि मैक्रो इकोनॉमी तो डील करता है स्टडी ऑफ बिहेवियर इकोनॉमिक एग्रीगेट लेवल पर। किस लेवल पर क्या करता है? एग्रीगेट इन दी डिसइक्विलिब्रियम पोजीशन। इनके माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इक्विलिब्रियम की बात करती है, और मैक्रो इकोनॉमिक है वो डिसइक्विलिब्रियम पोजीशन के बारे में बात करती हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद लास्ट वन पॉइंट आता है आपका आज का, डिफरेंस रिलेटिंग टू चेंज, कि मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमी में है उसमें डिफरेंस के ऊपर भी बात की गई है। डिफरेंस के ऊपर बात की गई है। जैसे आपको पता हो, जैसे कि बोल्डिंग था, उन्होंने क्या बोला? एक को ट्री बोला है और एक को फॉरेस्ट बोला है, कि सर कुछ न कुछ तो उन दोनों में चेंज है। ट्री का मतलब हो गया माइक्रो और फॉरेस्ट का मतलब हो गया मैक्रो। इन दोनों के बीच में ऐसा रिलेशन दिया गया है। ठीक है, कि बहुत सारी ऐसी इकोनॉमिक यूनिट है जो चेंज होती रहती है माइक्रो पॉइंट से, लेकिन फिक्स रहती है मैक्रो पॉइंट पर। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो माइक्रो में तो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, लेकिन मैक्रो में क्या रहती हैं? फिक्स रहती हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ कि एक इंडिविजुअल ट्री में भी डाई, कि एक पेड़ मर सकता है लेकिन पूरा जंगल नहीं मर सकता। ठीक है, अगर इसका अपोजिट बोलूँ सर, एक पेड़ को आग लगाना मुश्किल काम है लेकिन पूरे जंगल को आग लगाना आसान काम है। तो अल्टीमेटली ये है कि दोनों के बीच में डिफरेंट भी है। क्या है? दोनों के बीच में डिफरेंस भी दिया गया है। तो ये सारा का सारा था अपना, क्या था? मैक्रो इकोनॉमी की नेचर एंड स्कोप था, और हमने अच्छे से पढ़ा है ये। तो बताइएगा आपको ये टॉपिक कैसा लगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।